देखो वैसे नॉर्मेलिटी आपको मेंशन की नहीं गई है आप लोगों के एनसीईआरटी के अंदर, बट हमें नॉर्मेलिटी पढ़ना पड़ेगा बिकॉज नॉर्मेलिटी इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर जो नई कंसंट्रेशन टर्म है वो मोल फ्रैक्शन अभी ना स्टार्ट करते हुए हम लोग पहले स्टडी करेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एन। नाउ नॉर्मेलिटी का बच्चों मतलब क्या होता है, व्हाट इज नॉर्मेलिटी? तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन है इसकी, इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट moles of solute in 1 liter solution। क्या डेफिनेशन बोली मैंने? इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन एग्जैक्टली मोलैरिटी जैसी है। जैसे मोलैरिटी में आप 1 लीटर सॉल्यूशन यूज करते थे, यहां पर भी आप 1 लीटर सॉल्यूशन यूज कर रहे हो, वहां पर भी आप सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को ऐड करते थे, यहां पर भी आप सॉल्यूट को ऐड करते हो। बस एक छोटा सा फर्क आ गया, मोलैरिटी में आप सिंपल मोल्स ऐड करते थे, लेकिन यहां पर एक नई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ गई, दैट इज इक्विवेलेंट मोल्स। क्या टर्मिनोलॉजी आ गई आप लोगों के सामने? इक्विवेलेंट मोल्स। नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट मोल्स? तो नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को इक्विवेलेंट मोल्स निकालने का तरीका बता देता हूं। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं? सो नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट मोल्स? अगर आप लोगों को कभी भी इक्विवेलेंट मोल्स निकालना हो, सो इक्विवेलेंट मोल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस divided by n factor, divided by n factor, sorry, this is equivalent mass। हम लोग सबसे पहले यहां पर क्या निकालने वाले हैं? इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मोल्स निकालने से पहले आप लोगों को इक्विवेलेंट मास निकालते आना चाहिए। सो ये फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए। अब जब आपके सामने इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, तब आप क्या करेंगे? इक्विवेलेंट मोल्स निकाल पाएंगे। सो इक्विवेलेंट मोल्स निकालने का देन फॉर्मूला होता है, जैसे आप गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास रखते थे, यहां पर भी आपको इक्विवेलेंट मोल्स निकालने के लिए गिवन मास चाहिए, लेकिन यहां पर आप गिवन मास की जगह किससे, मोलर मास की जगह किससे डिवाइड करेंगे? इक्विवेलेंट मास से। इसीलिए मैंने आपको पहले इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका बताया। तो अगर आप लोगों को इक्विवेलेंट मोल्स चाहिए, तो पहले आपको उस सब्सटेंस का, उस सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास निकालते आना चाहिए। जब आप इक्विवेलेंट मास निकाल लोगे, तब आप कहीं जाकर उसका इक्विवेलेंट मोल्स निकाल पाओगे। सब कुछ ठीक है, सब कुछ क्लियर है। हम लोग सब मोलर मास को पहचानते हैं। मोलर मास क्या होता है? कुछ भी नहीं। मोलर मास का मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट। हम लोग इक्विवेलेंट मास यहां से निकाल लेंगे। गिवन मास हमको क्वेश्चन में दिया होता है। इस एन फैक्टर के बारे में सर आपने कुछ नहीं बताया, ये एन फैक्टर क्या होता है? तो बच्चों अब हम यहां पर डिस्कस करना शुरू करेंगे एन फैक्टर के बारे में। अब बच्चों एन फैक्टर बहुत अलग अलग टाइप का होता है। एन फैक्टर अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। जैसे अगर आपके पास में फर्स्ट एसिड्स हैं, अगर आपके पास में एसिड्स हैं, तो एसिड का एन फैक्टर आप कैसे निकालोगे? तो एसिड का एन फैक्टर हम निकालेंगे बाय नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस्ड। मतलब एक एसिड कितने H पॉजिटिव आयंस को डिस्प्लेस करता है, ये हमें सीखना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में H2SO4 है, तो आप लोग इस H2SO4 को देखकर ही बता दोगे कि सर इसके पास में 2 हाइड्रोजन होने की वजह से ये 2 H+ आयन छोड़ेगा।
लेकिन हमको एक चीज और याद रखनी है, यहां पर हमें एक कंसेप्ट पढ़ना होता है ऑक्सो एसिड्स का। हमें यहां पर एक चीज ध्यान रखनी होगी कि ये ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। अगर आपने क्लास 11th पढ़ी है तो आपको ऑक्सो एसिड्स आता होगा, अगर नहीं पढ़ी है तो यहां पर मैं आपको सिखा देता हूं। H2SO4 एक ऑक्सो एसिड है जिसके अंदर एक सेंट्रल एटम होता है जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है। ऑक्सो एसिड में ये जो ऑक्सो ग्रुप्स होते हैं, दिस ऑक्सो ग्रुप मीन्स एन एटम इज अटैच्ड विथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक एटम, एक सेंट्रल एटम जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सो ग्रुप। एंड यही एटम OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ भी जुड़ा रहे, इसे, इस कंपाउंड को ऑक्सो एसिड्स बोला जाता है। यानी एक ऐसा एसिड जिसमें एक सेंट्रल एटम डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ रहे और वही एटम जो डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है वो OH से भी जुड़ा रहे, ऐसे एसिड्स को ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन ऑक्सो एसिड्स के अंदर जो आपके पास में OH ग्रुप्स होते हैं विल ओनली रिलीज H+ आयंस। मतलब जिन एसिड्स के अंदर OH ग्रुप है उन्हीं के पास पावर है H को रिलीज करने की। तो यहां पर H2SO4 में आप देखो, एक OH ये रहा और एक OH ये रहा, तो एक OH में से H+ ये रिलीज करेगा और एक OH में से H+ ये रिलीज करेगा। तो H2SO4 में से कितने H+ रिलीज हो रहे हैं? 2। सो देयरफॉर H2SO4 का एन फैक्टर बन गया 2। आई बात आप लोगों को समझ में? अगर आपके पास में H3PO4 है तो ये भी एक ऑक्सो एसिड है। ऑक्सीजन दिख गया मतलब ऑक्सो एसिड है। देखते हैं, फॉस्फोरस बीच में रखा जाएगा, एक डबल बॉन्ड O लगाना कंपलसरी है क्योंकि ये ऑक्सो एसिड वाला ग्रुप है। अब 3 ऑक्सीजन बचे, 3 हाइड्रोजन बचे, तो अब यहाँ पर 3 OH ग्रुप इस तरीके से अटैच कर दीजिए, तो ये हो गया आपका H3PO4। अब क्योंकि इसके पास में 3 OH ग्रुप हैं तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 3। देन आपके पास में H2CO3 है, यानी कि इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। दिस कार्बोनिक एसिड हैव कार्बन विथ अ डबल बॉन्ड O। क्योंकि ये ऑक्सो एसिड है तो इसका रूल तो कंपलसरी हमको करना पड़ेगा। देन OH, बचे हुए 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से मैंने बैलेंस कर दिए, तो इसके पास में अभी 2 OH होने की वजह से इसका एन फैक्टर भी क्या हो जाएगा? 2। तो जब कभी भी आपके पास में एसिड्स हो तो आपको देखना है कि उसके पास में कितने रिप्लेसेबल OH हैं। आई मीन जितने OH होंगे उतने वो H+ रिलीज करेगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? लेकिन अगर आपके पास में HCl टाइप का एसिड है, अगर आपके पास में HCl टाइप का एसिड है तो हम सब लोग जानते हैं कि H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसका एन फैक्टर क्या काउंट होगा? 1 काउंट होगा। क्या इतनी चीज क्लियर है? तो आप लोगों को सबसे पहला फंडा समझ में आया एन फैक्टर निकालने का। एन फैक्टर अगर आप एसिड का निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे? एसिड के अंदर देखोगे कि कितने H+ आयन रिलीज हो सकते हैं। अगर सिंपल टाइप का एसिड है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड है तो आपको उसका स्ट्रक्चर ओपन करके देखना पड़ेगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? पक्की बात? अब देखो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। अब अगर मान लीजिए आपके पास में H3PO2 है, H3PO2 है, तो अब कुछ बच्चे ये गलती कर देते कि सर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर बना हुई क्योंकि ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड है तो एक P डबल बॉन्ड O कंपलसरी है। अब इसके पास में एक ही ऑक्सीजन बचा और 3 हाइड्रोजन है, तो ये एक OH तो बन जाएगा, तो ऑक्सीजन खत्म हो गए। अब बाकी के जो 2 हाइड्रोजन हैं वो नॉर्मली जुड़े हुए होंगे, तो अब ये एसिड के पास OH कितने हैं? सिर्फ एक, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? सिर्फ 1। तो इस तरीके से आप लोग एसिड का एन फैक्टर निकाल सकते हो। पहले इसको जरा जल्दी से नोट कर लो, नोट करो। चलिए, एसिड्स को समझने के बाद
हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बेसेस की। मतलब अब अगर हमारे पास में कोई बेस है, बेस, तो वो बेस का आप n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सेकेंड वी हैव टू स्टडी बेसिस। तो बेसिस का तो बहुत इजी फंडा है, इसमें इतना ज़्यादा ट्रिक, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस बेसिस के अंदर जितने OH ग्रुप्स हैं बस वही इसका n फैक्टर है। OH ग्रुप का मतलब क्या होगा, वाई OH ग्रुप, बिकॉज दीज कैन एक्सेप्ट H प्लस आयंस फ्रॉम एसिड्स। एसिड से जितने OH ग्रुप होंगे उतना H एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एसिड कौन, जो H जितने छोड़े वो एसिड का n फैक्टर, और OH में जितने ये H प्लस एक्सेप्ट करे ये उसका n फैक्टर। तो H एक्सेप्ट कैसे करेगा H प्लस, जब इसके पास OH होंगे बेस के पास तभी करेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए आपके पास में NaOH है तो NaOH का n फैक्टर डेफिनेटली 1 दिख रहा है। अगर आपके पास में CaOH2 टाइप का बेस है तो इसका n फैक्टर आपको 2 दिख रहा है। अगर आपके पास में AlOH3 टाइप का बेस है तो आपको उसका n फैक्टर 3 दिख रहा है। तो क्या ये चीज़ समझ में आ रही है हम लोगों को। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, बेसिस का n फैक्टर निकाल सकते हैं। देन तीसरा, अगर आपके पास में नॉर्मल जनरल एटम्स हैं तो क्या करेंगे, तो जितनी इनकी वैलेंसी होगी, जितनी इनकी वैलेंसी होगी, सिंपल वैलेंसी विल बी देयर n फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सोडियम, तो बच्चों सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, तो सोडियम का n फैक्टर हो जाएगा 1। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लास 10th में सीखा होगा, तो इसकी n फैक्टर हो गया 2। अगर आपके पास में एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, इसलिए इसका n फैक्टर हो गया 3। अगर आपके पास में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसका n फैक्टर हो गया 2। अगर हम बात करें फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इसका n फैक्टर हो गया 1, तो ये इसकी वैलेंसी हो गई 1, तो इसका n फैक्टर हो गया 1। लाइकवाइज तो इस तरीके से आप एटम्स वगैरह की वैलेंसी को देखकर आप उसका n फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ प्यारे बच्चों को, ठीक है, इतना रब करें। चलिए बहुत बढ़िया। बेसेस के बाद और एटम्स के बाद हमारे पास में आते हैं आयंस। आयंस मतलब जिनके ऊपर ऑलरेडी एक चार्ज प्रेजेंट हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आयंस के अंदर सीधी सी बात ध्यान रखना, आयंस पर जितना चार्ज होता है, आयंस के ऊपर जितना चार्ज होता है उतनी ही उसकी n फैक्टर होती है, उतना ही उसका n फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मान लीजिए आयरन है, आयरन कंटेनिंग +2 चार्ज, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 2। अच्छा, n फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होगा, घबराने वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में मान लीजिए NO3 -1 है तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 1। समझ रहे हो, चार्ज के से n फैक्टर का कोई लेना देना नहीं है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लगाना है, आपको देखना है +2 चार्ज है तो 2, -1 चार्ज है तो 1। अगर आपके पास में Cl नेगेटिव आयन है तो 1, अगर आपके पास में OH नेगेटिव आयन है तो 1, इस तरीके से है ना। अगर आपके पास में Zn डाई पॉजिटिव है तो 2। तो इस तरीके से आयंस पर जितना चार्ज होता है, कैसे भी टाइप का आयन हो, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, वो उसका n फैक्टर होगा। क्या ये बात हमको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। देन फिफ्थ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। एक्सचेंज की जगह हमको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड और एक्सेप्ट्स। अब ये आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में और अच्छे से समझ में आएगा और डिटेल में समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं। हम लोग सब इतना तो पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास में एक केमिकल रिएक्शन हो रही है Zn + CuSO4 और इससे प्रोडक्ट बन रहा है ZnSO4 + Cu, तो हम लोग ये सब जानते हैं कि SO4 के ऊपर हमेशा कैसा चार्ज होता है, -2। SO4 के ऊपर हमेशा कैसा चार्ज होता है, -2।
तो अगर SO4 पे -2 है तो कॉपर पे कैसा चार्ज होना चाहिए, +2। यहां पर SO4 पे -2 है तो जिंक पर कैसा चार्ज होना चाहिए, +2। अब एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी एलिमेंट अपने नेटिव फॉर्म में यानी अपने प्योर फॉर्म में, अपने नेचुरल फॉर्म में होता है, इसके साथ कोई और एटम आकर मिक्स नहीं हुआ, कोई और एटम ने आकर कंपाउंड नहीं बनाया। अच्छा, आप लोग वैसे भी इसको रेडॉक्स रिएक्शन में सीख चुके हैं, आई एम सॉरी, हम लोग 12th में है, यस हम लोग इसको ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन हमें बताता है कि इसके ऊपर नेटिव चार्ज कितना होता है, 0। तो अब आप देखो यहां पर जिंक का चार्ज 0 से +2 हो गया, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। वहीं कॉपर का चार्ज +2 से 0 हो गया, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे उसका रिडक्शन हो गया, जिसने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहां पर जिंक क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है इसलिए जिंक का एन फैक्टर 2 होगा, एंड कॉपर क्योंकि कॉपर भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए कॉपर का भी एन फैक्टर यहां पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप लोग हमेशा एन फैक्टर कैलकुलेट करोगे। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? एन फैक्टर कैलकुलेट करते आ गया हम लोगों को? चलिए, तो अगर हम लोगों को एन फैक्टर कैलकुलेट करते आ गया है तो अब आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं इसको रब करके आगे चलने वाला हूं। चलिए रब करें, ठीक है। नाउ इतना समझ लेने के बाद अब आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट मोल्स हम लोग एन फैक्टर की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास एंड इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4। आपके पास में 98 ग्राम्स H2SO4 है और आपको इसका इक्विवेलेंट मास एंड इक्विवेलेंट मोल्स निकालना है। तो अगर आपको इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास जरा हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 4 64, सल्फर का मास 32 और इसका मास 2। तो इसका मास हो जाएगा 4 5 6 7 8, 6 + 3 9। तो देखिए इसका मास कितना हो गया, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का 98। तो हमने यहाँ पर ऊपर लिखा मोलर मास 98। अब H2SO4 एक एसिड है, अभी हम लोगों ने सीखा कि ये कैसा एसिड है, ऑक्सो एसिड। अभी हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर बनाना भी सीखा। ऑक्सो एसिड H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सल्फर, एक ऑक्सीजन ऊपर, एक ऑक्सीजन नीचे, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ। हमको एक्चुअली बैलेंस करना होता है। ऑक्सो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है कि एक डबल बॉन्ड O लगा दो, उसके बाद बाकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो। तो यहाँ पर क्योंकि 2 हाइड्रोजन थे तो 2 OH लगा दिए क्योंकि ऑक्सीजन अबंडेंट में थे, और 2 डबल बॉन्ड O लगा दिए। रिप्लेसेबल OH कितने इसके पास में, 2। तो एन फैक्टर H2SO4 का कितना हो गया, 2। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया, 49। इक्विवेलेंट मास कितना हो गया, 49। नाउ आप लोगों के पास में H2SO4 का ये क्या दे रखा है, गिवन मास। सो इक्विवेलेंट मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। व्हाट इज गिवन मास, 98 ग्राम्स। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, 49 ग्राम्स। तो कितना हो गया, 2। तो इसके इक्विवेलेंट मोल्स कितने हो गए, 2। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप लोग इक्विवेलेंट मास एंड इक्विवेलेंट मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। क्या ये चीज क्लियर हो रही है मेरे प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, देख लो। चलो, अगर हो गया है तब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले को। ना नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जैसा आप लोग यहां पर देख रहे हो, इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बनता है इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। लेकिन प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों यहां पर वापस से वही आ गई कि क्या आप लोगों को क्वेश्चन में इतने इजीली मोल्स दे रखे होंगे? नहीं, वो आपको कैलकुलेट करना होगा।
सो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला चेंज होकर ऐसा बन जाएगा, इक्विवेलेंट मोल्स निकालने का तरीका क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि भाई सॉल्यूट तो हम लोग सॉल्यूट को तो बचपन से W2 बोलते आ रहे हैं, तो हम आज भी W2 बोलेंगे, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय, हम लोग सब जानते हैं 1 लीटर को कन्वर्ट करने के लिए हमको नीचे यहां पर गिवन वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, गिवन वॉल्यूम और उसके नीचे 1000 ऊपर आ जाएगा ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों ये बन गया आपके नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, एग्जैक्टली सिमिलर मोलैरिटी जैसा ही फॉर्मूला है, बिल्कुल मोलैरिटी जैसा फॉर्मूला है, बस एक जगह फर्क आ गया, मोलैरिटी के फॉर्मूले में यहां पर मॉलिक्यूलर मास होता था, नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में यहां पर इक्विवेलेंट मास आ गया, बस इतना सा फर्क है। इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका, मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड कर दो। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू गाइस? अच्छे तरीके से क्लियर है? तो प्लीज जरा इसको नोट कर लो, फिर एक आध दो क्वेश्चन नॉर्मेलिटी के ऊपर करने की हम लोग कोशिश करेंगे, तो नोट इट डाउन। चलिए गाइस, तो नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी, नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मोल्स, हम लोग ये सब बात समझ चुके हैं। सो नाउ वी कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन नॉर्मेलिटी। एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ a 500 ml aqueous solution of HNO3 prepared by adding 31.5 grams of HNO3 in water। क्वेश्चन दे रखा है कि आपको एक HNO3 का सॉल्यूशन बनाकर दिया गया है, एक टोटल सॉल्यूशन बना है 500 ml का, एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया है, दैट मीन्स HNO3 को पानी के अंदर मिलाया गया है, और डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर देख रहे हो 31.5 ग्राम HNO3 को पानी के अंदर मिलाया गया है। इसकी आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे नॉर्मेलिटी? ट्राई कीजिए, गिव अ ट्राई, वीडियो पॉज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए, आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, यू नो द रूल्स। वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे और फिर मेरे आंसर्स के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने स्ट्रेटेजी ये बनाई होगी, क्योंकि नॉर्मेलिटी है तो इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट मोल्स पहले हमें पता होने चाहिए। तो ये रहा HNO3। सबसे पहले हम HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन का मास हो गया 48। 16 1 16, 16 32, 16 3 48। 48 और नाइट्रोजन का मास होता है 14, 48 प्लस 14 62। क्या मैं सही बोल रहा हूं? 48 प्लस 14, तो 14 में से पहले 4 जोड़ लो, 52 प्लस 10 60, एग्जैक्टली 62 प्लस 1 63। तो मोलर मास हो गया आपके HNO3 का 63 ग्राम्स। नाउ HNO3 के एन फैक्टर की बात की जाए, हम लोग सब जानते हैं HNO3 एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, और क्योंकि इसमें ऑक्सीजन विजिबल है, ये एक ऑक्सो एसिड है। ऑक्सो एसिड के अंदर डेफिनेटली अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो आपको एक डबल बॉन्ड O बनाना कंपलसरी है, तभी ऑक्सो एसिड की कैटेगरी में आएगा, और एक OH बनाना भी कंपलसरी है। अब हाइड्रोजन तो खत्म हो गए, 2 ऑक्सीजन लग गए, एक ऑक्सीजन और बचा, तो शायद ये डबल बॉन्ड O ही होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको HNO3 दिख रहा होगा। लेकिन इस सब को छोड़ो, OH कितना है? 1। सो एन फैक्टर कितना हो गया इसका? 1। तो इक्विवेलेंट मास कितना होगा इसका? इक्विवेलेंट मास विल बी मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो दैट इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, दैट इज 1। तो 63 ग्राम्स इसका इक्विवेलेंट मास भी है। क्या चीज क्लियर हो गई? अब यहां पर हम लोग लगाते हैं हमारे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। क्या कहता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास क्वेश्चन में हमें दे रखा है 31.5, इक्विवेलेंट मास 63 ग्राम्स अभी अभी हमें मिला, इनटू 1000, और सॉल्यूशन की मात्रा कितनी है? 500 ml अपॉन 500। कैसे सॉल्व करेंगे?
मुझे दिख रहा है 500,000 को एग्जैक्टली 2 टाइम्स कट कर रहा है, एंड 31.5 63 को भी एग्जैक्टली 2 टाइम्स कट कर रहा है। देखो 31 प्लस 31 62.5 0.5 160, हाँ तो ये एग्जैक्टली इसको 2 टाइम्स कट कर रहा है। मेरी वैल्यू कितनी अच्छी आई, और 1 से 1, तो नॉर्मेलिटी क्या हो गई 1। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी इक्विवेलेंट मोल्स पर लीटर। क्यों, क्योंकि आप यहां पर मोल पर लीटर नहीं बोल सकते, आप यहां पर इक्विवेलेंट मोल्स पर लीटर जवाब दोगे। क्लियर, क्लियर लाडलो, मेरे नन्हे मुन्नो, मेरे गोले मोले बच्चों, क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर हो रही है? अब एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं। देखो अभी अभी मेरे क्वेश्चन मन में आया तो मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच का। आई मीन एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी दोनों फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो क्वेश्चन ऐसा है, इफ मैं इजी लेकर चलूंगा 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4 is added to water, a 250 ml solution is prepared। एक 250 ml का सॉल्यूशन यहां पर प्रिपेयर किया गया। 250 ml सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। फाइंड नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। चलो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों फाइंड आउट करो। यू नो द रूल्स। पॉज द वीडियो, ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चन, कमेंट्स में बताएंगे कि कैसे आंसर है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, आई थिंक नवीन या नवदीप, नवीन एक स्टूडेंट है जिनने कमेंट किया था, मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो वेरी गुड, आपका आंसर सही आया। मैं कमेंट्स चेक करता हूँ रोज, मैं देखता हूँ कौन से बच्चे को आ रहा है, कौन से बच्चों को नहीं आ रहा है, कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं और उनमें से कितने आंसर दे रहे हैं। तो मुझे पता चल जाता है कि कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कितने बच्चे पढ़ाई करने के बाद आंसर नहीं बताते। कमेंट करके आंसर बताओ। चलो मोलैरिटी का क्या करेंगे, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पहले मोलैरिटी निकाल लेते हैं। गिवन मास क्या है H2SO4 का 49, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, कितना था 98 इंटू 1000। सॉल्यूशन कितना दे रखा है 250 ml, बहुत इजी 250 ml। 250 इसको कितने टाइम्स कट कर रहा है 4 टाइम्स। 49 98 को 2 टाइम्स, 24 को 2 टाइम्स, तो मोलैरिटी कितनी हो गई 2 मोल्स पर लीटर इज योर मोलैरिटी। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं यहां पर हमारे नॉर्मेलिटी की। हम लोग सब जानते हैं H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है 2, तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर दैट इज 49। तो यहां पर आपके नॉर्मेलिटी के लिए इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 49। सो गिवन मास भी 49 है क्वेश्चन में, इक्विवेलेंट मास भी 49 है इंटू 1000 और सॉल्यूशन कितना है 250 ml। तो बस कैंसिल आउट कर दो, ये इसको कट कर रहा है 4 टाइम्स, ये इसको कट कर रहा है 1 टाइम, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी 4 इक्विवेलेंट मोल्स पर लीटर। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ना ये क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया कि इतने बड़े झंझट में पढ़ने की बजाय एक छोटी सी पॉइंट को नोट करो। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में कितने का फर्क है? आप बोलोगे सर मोलैरिटी नॉर्मेलिटी से, यानी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से 2 गुनी बड़ी है, 2 टाइम्स बड़ी है। क्यों? क्योंकि इसका एन फैक्टर 2 है। तो यहां पर आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज नॉर्मेलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी।
अब अगर आप लोगों को ये वाला फंडा यूज करते आ गया तो मजा आ जाएगा, क्योंकि आप लोग एक सेकंड में, अगर जेई में क्वेश्चन आता है या नीट में क्वेश्चन आता है, मोलैरिटी दे रखी है और नॉर्मेलिटी निकालना है, या नॉर्मेलिटी दे रखी है मोलैरिटी निकालना है, तो आप इस चीज को एक सेकंड में, एक शॉर्ट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने यहां पर मोलैरिटी निकाल ली 2, एन फैक्टर पता था 2, 2 2 सा 4, नॉर्मेलिटी सीधे आ जाएगी 4, इतना फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली नॉर्मेलिटी दे रखी है कि आपके पास में एक 4 नॉर्मल सॉल्यूशन है H2SO4 का, उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, तो H2SO4 आते ही आप समझ जाओगे एन फैक्टर 2 है, नॉर्मेलिटी 4 है, तो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एम, तो 2 4 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा, आपको मोलैरिटी 2 मिल जाएगी। तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले को आप लोगों को यूज करते आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको आप नोट करेंगे, नॉर्मेलिटी हम लोगों ने यहाँ पर खत्म कर ली। बोर्ड एग्जाम्स के लिए जरूरी नहीं था ये, लेकिन नीट और जेई के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जरा अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिए।